गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के बारे में पढ़ा था कि पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है कब से कब तक थी, यानी पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 13वीं पंचवर्षीय योजना तक के अवधि यानी कार्यकाल कब से कब तक था। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य। पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य। यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया उसका जो सामान्य लक्ष्य था वो क्या था। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो सामान्य लक्ष्य था, पहला है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर कम होना। जैसे एक देश का दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता को कम करना आत्मनिर्भर कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रथम तृतीय पंचवर्षीय योजना से इस पर तृतीय पंचवर्षीय योजना से ही आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया था, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में विदेशी पांचवी पंचवर्षीय योजना में विदेशों पर या विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया या कम करने की बात कही गई। आठवीं योजना में तकनीकी खाद्यान्न सुरक्षा साधनों की आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया। यानी कि आत्मनिर्भरता की जब बात आती है कि पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य में आत्मनिर्भरता को विशेष महत्व दिया गया, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी तकनीकी खाद्यान्न सुरक्षा साधनों की आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि दूसरे देशों से सारी चीज़ों का बड़े पैमाने पर आयात न करना पड़े, अपने ही देश में ये सारी वस्तुएं उत्पादित की जा सके। 9वीं से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक भी आत्मनिर्भरता को विशेष बल दिया गया था। यानी कि देश आत्मनिर्भर बने, देश दूसरे के ऊपर निर्भर न हो
हम सारे वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में कम लागत पर करें, जिससे कि हम अपनी वस्तुओं को निर्यात कर सके और उससे आय प्राप्त कर सके। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य में पहला था आत्मनिर्भरता, यानी सरकार ने भारत के लगभग कई पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया था। दूसरी चीजें है राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आय में वृद्धि, यानी कि जो भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें देश के राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया। कभी कभी परीक्षाओं में जो प्रति व्यक्ति आय की बात आई है तो भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया है वो दादा भाई नौरोजी है। प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी है। इनकी ड्रेन थियरी एक किताब थी, मतलब निकासी का अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय की कल्पना की। इसके बाद सीएसओ के द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है देश की प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। तो सरकार ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर ज्यादा बल दिया। तीसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का अर्थ ये होता है कि देश में समानता की स्थिति पैदा करना, असमानता की स्थिति को दूर करना, देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की स्थिति को समाप्त करना और सभी लोगों के लिए कल्याणकारी के रूप में कार्य करना। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारत के पंचवर्षीय योजनाओं में दिखाई देती है, यानी असमानता को दूर करना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रत्येक योजना में, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत के पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण एवं गरीबी को दूर करने की बात कही गई है। छठी योजना में भी इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है, यानी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हो या पांचवी हो या छठी पंचवर्षीय योजना हो, गरीबी एवं असमानता को दूर करने का बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यहाँ तक कि सातवीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर विशेष बल दिया गया, ताकि देश में गरीबी, भूखमरी और समानता की स्थिति समाप्त हो और देश का आर्थिक विकास किया जा सके। इसके आगे है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। चौथा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, यानी भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास किया गया, विशेषकर कृषि, उद्योग, सेवा, ये तीनों क्षेत्रों का विकास किया गया। इसमें सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन ही क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है। तो देश के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है
और उसके बाद उद्योग क्षेत्र का होता है, उसके बाद कृषि क्षेत्र का होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस क्षेत्र का देश के राष्ट्रीय आय में योगदान ज़्यादा होगा उसमें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर होंगे। तो सर्विसेज सेवा, इसमें बैंकिंग, बीमा, यातायात, संचार, ये सारी चीज़ें आते हैं जो ये सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र होते हैं। तो इसका देश के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है। तो स्वाभाविक से बात है कि इसमें रोजगार के सबसे अधिक अवसर है। उसके बाद उद्योग में अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो रोजगार, भारत की जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी तो ये रोजगार के सबसे अधिक अवसरों में वृद्धि की गई। उद्योग क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में भी कम लोगों को रोजगार प्राप्त है, क्योंकि ये कृषि क्षेत्र जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और खेतों में लोग काम करते हैं, तो इनका कम योगदान है रोजगार के अवसर में। लेकिन भारत के पंचवर्षीय योजना में तीनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की बात कही गई है। यह प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। यदि देखा जाए तो 2014-15 में कुल जो रोजगार के अवसर थे 12,91,174 लाख, 12,91,174 लाख लोगों को रोजगार जो है सार्वजनिक क्षेत्र में प्राप्त हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में इसको गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। तो 2014-15 का आंकड़ा देखा जाए तो 12,91,174 लाख लोगों को जो है सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार भारत के पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की जो बात कही गई है वो सामने की स्थितियों का आकलन करने से पता चलता है कि वास्तव में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, पांचवा है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र को गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं, निजी क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो निजी क्षेत्रों की सहभागिता से सार्वजनिक क्षेत्र के क्षेत्रों का प्रतियोगिता में सही तरीके से उनके सामने टिक न पाना, ऐसी स्थितियों में सरकार ने भारत की पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर ज़्यादा बल दिया और निजी क्षेत्रों के विस्तार पर कम बल दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करेंगे कि भारत सरकार ने या भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं के जो सामान्य लक्ष्य थे या जो उद्देश्य थे वो कहाँ तक पूरा हुए, कहाँ तक पूरा नहीं हुए, इसका हम लोग अवलोकन करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ अचीवमेंट of goals the plans, यानी कि नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन, नियोजन के लक्ष्यों के प्राप्ति का मूल्यांकन, प्राप्ति का मूल्यांकन यानी जो सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसके क्या लक्ष्य थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है, भारत में जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ। भारत में जो आर्थिक नियोजन है 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ और वर्ष 90 तक की अवधि में, वर्ष 1990 की अवधि को देखा जाए तो 40 वर्ष हो जाएगा। 1951 से लेकर के 1990 की अवधि में देखा जाए तो वो 40 वर्ष का समय होता है। तो 40 वर्ष के अवधि में निसंदेह जो है प्रगति हुई है। 40 वर्षों का यदि अवलोकन किया जाए तो प्रगति अवश्य हुई है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र का विकास हो या उद्योग क्षेत्र का विकास हो, परिवहन का, संचार का, शिक्षा का, तकनीक और सकल घरेलू बचत और विनिवेश, या इसको कह लें निवेश या विनियोग की दरों में वृद्धि हुई है। यदि आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से में जो प्रारंभ हुआ और 1990 की अवधि यानी 40 वर्षों की अवधि का अवलोकन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में प्रगति हुई हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, कृषि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, उद्योग क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, परिवहन का विकास हुआ है, संचार के साधनों का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, तकनीकी का विकास हुआ है, सकल घरेलू बचत में भी लोगों की जो बचत की दर है उसमें वृद्धि हुई है। और जब बचत में वृद्धि हुई है तो उससे विनियोग में भी वृद्धि हुई है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है और पूंजी के निर्माण की वजह से देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और देश प्रगति पर होता है। तो ये अवधियों में देखा जाए तो विकास हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं यानी लेकिन अभी भी, जैसे गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, इनका जो है अभी भी बड़े पैमाने पर विकास नहीं हुआ है। यानी नियोजन काल के 40 वर्षों की अवधि में विकास होने के बावजूद भी अभी भी देश में गरीबी, भूखमरी और हेल्थ के क्षेत्रों में कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर मूल्यांकन किया जाए तो भारत के पंचवर्षीय योजनाओं से देश की प्रगति हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी है, जैसे भूखमरी है, बेरोजगारी है, इनमें जो है कमी देखने को मिलती है। अब हम लोग और चीजें पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय। मतलब नियोजन के लक्ष्यों के मूल्यांकन में अगर देखा जाए तो देश के राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। उन्नीस 50-51 में जो प्रति व्यक्ति आय थी 274 रुपये थी। 1950-51 में जो राष्ट्रीय आय थी वो 274 रुपये थी और
1990 तक इसमें निरंतर वृद्धि हुई। लेकिन यदि सकल घरेलू जो उत्पाद है 1950-51 के मूल्यों पर लगभग 10,360 करोड़ रुपया था। 10,360 करोड़ रुपया जो सकल घरेलू उत्पाद है 1950-51 की अवधियों के अनुसार 10,360 करोड़ रुपये था। तो इस तरीके से देखा जाए तो देश के राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हुई है। आत्मनिर्भरता अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आत्मनिर्भरता यानी दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता कम हुई है, यानी आत्मनिर्भरता की स्थिति देश में देखने को मिलती है, दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता कम हुई है। आत्मनिर्भरता को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में खाद्यान्न की समस्या थी और खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार जो है अमेरिका से बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आयात करती थी। तो हम लोग उस समय खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं थे, तो सरकार PL 480 लाइसेंस के तहत अमेरिका से बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का आयात करती थी। तो इसलिए सरकार ने जब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना बनाई तो उसमें कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया गया। इसलिए दिया गया कि कृषि यानी खाद्यान्न का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सके और जो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता है, दूसरे देशों से जो हम खाद्यान्न का आयात करते हैं वो हमें करना न पड़े। इसलिए सरकार ने भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही कृषि को विशेष प्राथमिकता दिया गया। अब बाद में 1966 में भारत में हरित क्रांति भी आई। तो इस तरीके से हम जो है दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता की स्थिति है या विदेशी सहायता की स्थिति वो काफी कम हुई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी कि अगर नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाए तो देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है। देश में असमानता, गरीबी, भूखमरी को दूर करने का बड़े पैमाने पर प्रयास किया गया है। यानी कि देश में गरीब पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और परिवहन संचार सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। अगला है रोजगार सेवाओं में वृद्धि। रोजगार सेवाओं में वृद्धि। रोजगार सेवाओं में वृद्धि का अर्थ है कि नियोजन काल में नए नए उद्योगों की स्थापना होने की वजह से जो पुराने उद्योगों के विकास में परिवहन और संचार सेवाओं के विस्तार, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार आदि के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। यानी कि नियोजन काल में नए नए उद्योगों की स्थापना एवं पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किया, जिससे अधिक जो है रोजगार के अवसर पैदा हुए। यानी कि भारत में जब 1951 से आर्थिक नियोजन प्रणाली जब प्रारंभ हुई तो देश में जो उद्योग थे, जो पिछड़े उद्योग थे या जो उद्योग स्थापित हुए, तो सरकार ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे लोगों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार का मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया, निजी क्षेत्र की भागीदारी को कम किया गया और जिससे देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गई।
तो सार्वजनिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया, यानी निजी क्षेत्रों की जो सहभागिता है उसको कम की गई और सरकारी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। 1990 तक हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1990 तक समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी राज्य की स्थापना, ये लास्ट है। यानी देश में देखा जाए तो नियोजन काल में, आर्थिक नियोजन में समाजवादी समाज की स्थापना करने में भी सहायता दे रहा है। यद्यपि हम पूर्ण रूप से समाजवादी राज्य की स्थापना अभी भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन नियोजन काल से ही समाजवादी राज्य की स्थापना पर सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। भले ही वर्तमान समय में हम पूरी तरीके से समाजवादी समाज की स्थापना न कर पाए हों, लेकिन नियोजन काल से ही समाजवादी समाज की स्थापना पर सरकार ने भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू करने का प्रयास किया। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे।